नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्च की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई कर लें अच्छी पैदावार। अरहर फसल की अच्छी पैदावार के लिए करें जरूरी कार्य। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मसाला फसलों के अंतर्गत मिर्च की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो वह मिर्च का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक के सभी कार्यों को किस प्रकार से कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। किसान भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में मिर्च जो है एक प्रमुख मसाले वाली फसल के रूप में उगाई जाती है और इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है मसालों वाली फसलों के लिए। तो आज हम बात करेंगे मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में, जिसमें कैसे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जिन किसान भाइयों ने नर्सरी तैयार कर ली है, उनके लिए रोपाई का समय है, तो उसमें एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो किसान भाई नर्सरी बाहर से ले रहे हैं, मतलब बीज का उत्पादन उन्होंने नहीं किया, बाहर से ले रहे हैं, तो वो एक विशेष ध्यान रखें कि उनकी प्रजातियों का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि अच्छी प्रजाति है एक जवाहर मिर्च 283 और एक है जवाहर मिर्च 218, काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ और कसुफल, ये अच्छी प्रजातियां हैं, तो इनमें से आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्च की उन्नतशील संकर किस्में हैं काशी अर्ली, काशी सुर्ख, काशी हरिता और पब्लिक सेक्टर की HPH 1900, उजाला तथा US 611। इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर रोपाई कर सकते हैं। भूमि का चयन हम किस प्रकार करें, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि दोमट मृदा इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, और साथ ही साथ मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका उत्पादन भी अधिक आ सके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिर्च की जो फसल है वो उसमें जल निकास की भूमिका बहुत बड़ी रहती है, तो आप जब भी भूमि का चयन करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी भूमि में उचित जल निकास की सुविधा हो। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चलाकर खेत को बराबर करते हुए मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। इसके बाद खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। और उसके साथ ही साथ आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल अच्छी विघटित गोबर की खाद, वो भी आप खेत की तैयारी के समय उसमें मिला सकते हैं। अगर हम बात करें रासायनिक उर्वरकों की, तो इसके लिए 120 से 150 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटास का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको शुरुआती डोज के रूप में देना है। किसान भाइयों, इनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग पौध रोपाई के 30 और 45 दिन के बाद 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्सरी के जो पौधे हैं उसको रोपाई करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारी नर्सरी बिल्कुल स्वस्थ हो, कीट रोगों से बिल्कुल रहित हो, और साथ ही साथ अगर हम रोपाई के पौधों को अगर हम उखाड़ रहे हैं तो कम से कम
कुछ दिन पहले उसमें हल्की सिंचाई कर लें, ताकि जब हम उसको निकालें तो कम से कम जड़ों का नुकसान हो। और इसके साथ ही साथ आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उनकी जड़ों को उपचारित करके फिर आप रोपाई कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे उचित दूरी की, तो उसके लिए पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर और क्यारी से क्यारी की दूरी 90 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर उठी हुई आपको क्यारी बनाना है, जिससे उचित जल निकास का प्रबंधन भी हो सके। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करते हुए सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। उत्पादन की दृष्टि से हर फसल में खरपतवार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खरपतवार अगर आपके खेतों में हैं तो वो मुख्य फसलों से पानी के लिए, हवा के लिए, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य जो फसल है उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए हम इसमें डोरा चला सकते हैं और हाथ से निंदाई गोड़ाई जो है आप समय समय पर करते रहें, बल्कि इस क्रिया को हर 15 से 20 दिन के अंदर दोहरा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे मिर्ची की फसल में जल प्रबंधन की। तो ये जो वर्तमान मौसम है, इसमें ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तो भी अगर वर्षा होने का अंतराल अगर 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो आपको फिर हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। जल जो है कम मिलेगा फसलों को, अगर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है तो भी इसकी वृद्धि जो है रुक सकती है। और अगर अधिक वर्षा हो रही है तो उसके लिए भी आपको जल प्रबंधन की आवश्यकता है कि जल निकास की व्यवस्था आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि जल प्रबंधन जो है फसलों में ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातें, जिससे आप मिर्ची की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और इस फसल की आगे भी बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप अरहर की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह। हम उम्मीद करते हैं कि अरहर बीज किसान भाई ने जिन लोगों ने लगाया हुआ है, वो अरहर की फसल भी लगभग महीने भर की हो रही है। और उस अरहर की फसल में सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या है खरपतवार नाशक का। खरपतवार नाशक हम कैसे डालें और खरपतवार से हम किस तरह से अरहर की फसल को बचाएं। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि अरहर चौड़ी पत्ती का फसल है और हमारे जो खरपतवार आते हैं वो दोनों तरह के आते हैं, चौड़ी पत्ती भी वाले भी आते हैं, सकरी पत्ती भी वाले भी आते हैं। हमको ध्यान क्या देना है? हमको ध्यान ये देना है कि ऐसे खरपतवार नाशी हम प्रयोग करें जो कि अरहर की फसल को छोड़ करके, चाहे चौड़ी पत्ती के हों या सकरी पत्ती को हों, इन दोनों तरह के खरपतवार आते हैं तो वो खत्म कर डालेंगे। जिनमें एक है इमिजा थापर। इमिजा थापर एक ऐसा है जो कि लगभग सोयाबीन के साथ साथ अरहर में भी प्रयोग होता है और बड़े अच्छे तरीके से इस समय किसान भाई इसको यूज कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इमिजा थापर जो हम बाजार में हमको मिलता है, उसका करीब हम 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं इसको। इनमें 500 लीटर पानी में 750 ml घोल मिला करके बना करके 750 में मिला करके ये 1 हेक्टेयर एरिया में इसकी छिड़काव करें। इससे क्या होता है कि जितने भी अरहर के अलावा
जितने भी चाहे चौड़ी पत्ती वाले होते हैं या सकरी पत्ती वाले होते हैं, सबसे इनकी रक्षा होती है। अब अगर उससे लगता है कि कुछ अगर बच गया आपका, तो मैनुअल इनको हम चाहे आप हो आपके पास, जैसे एक आदमी चला लेता है, हो से कर सकते हो आप। डोरा चलवाना हो डोरा से चलवा लो, कुल्फा चलवाना हो कुल्फा से, बैलों से भी चलते हैं, वो बैल से भी आप करा सकते हो। लाइन का लाइन में अपना क्या करेगा कि पूरा उसको जुताई भी करता चला जाएगा, पौधों को मिट्टी भी चढ़ता चला जाता है। और सबसे खास बात ये हो जाती है कि पौधों की एरेशन, मिट्टी के द्वारा भी यदि हवा उसकी जड़ों को यदि जाती रहती है तो पौधे का जो विकास है वो 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब ध्यान दे लीजिए, यदि आपने खरपतवार को नियंत्रण कर लिया तो ये आप मान के चलें कि अरहर के उत्पादन को आपने करीब 1.5 गुना वैसे ही बढ़ा लिया। किसान भाइयों, एक और भी बड़ी समस्या हो जाती है जल प्रबंधन का, कि चूँकि अरहर भी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल में हम किसानों को बार बार ये सजेस्ट करते हैं कि मेड़ पे बुआई करें, आप रिज बना लें और रिज पे रिज फरो सिस्टम से आप उसको करें। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए ज़्यादा बारिश होता भी है तो क्या हो जाएगा, पानी आपका नीचे चला जाएगा, मेड़ों में नालियों में चला जाएगा और पौधा आपका बचा रहेगा। वैसे किसान भाई जिन्होंने ये सिस्टम नहीं अपना पाए हैं और सीधे या तो छिटकाव विधि से कर दिया है या सीड ड्रिल से कर दिया है, फ्लैट खेत में किया है, तो वैसे लोग तुरंत ऐसी जगह यदि पानी कहीं उनको दिख रहा है कि अगर भर रहा है तो तुरंत नाली बनाएं और नाली बना करके खेत से तुरंत पानी बाहर करें। अदरवाइज अरहर की फसल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जरा सा भी पानी यदि 2 से लेकर तीसरे दिन तक पानी भरा रहा तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी और अरहर सूख सकता है। इसलिए किसान भाई ध्यान ये दें कि हमेशा ऐसी फील्ड ही आप अरहर के लिए सेलेक्ट किया करें जिनमें पानी यदि आता है तो आए और लेकिन निकल जाए, पानी रुके नहीं। और ऊंची ज़मीन को ज़्यादा प्रीफर करें कि अरहर की जड़ें, चूँकि उसमें टैप रूट सिस्टम होता है, नीचे तक जड़ें जाती हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है कि ऊंची वाली ज़मीन पर ज़्यादा सुख मानती हैं, तो ऊंची वाली ज़मीन ज़्यादा बेटर होती है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही, साथ ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। कि मेरी कही गई बातों को यदि आपने ढंग से यदि सुना है और इसको यदि आप खेती में यदि प्रयोग करेंगे तो हम आपसे उम्मीद करते हैं या हम आपको मतलब ये वचन देते हैं कि आप कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन मतलब लेंगे ही। और आप जो हमारा सपना है जो खेती को लाभ का धंधा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 गुना करीब करें हम अपने इनकम को, तो ये हमारे लिए असंभव बात नहीं रहेगा। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
पपीता के फलों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन सी एवं खनिज लवण भी पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी हैं। पपीता में औषधीय गुण पाए जाने के कारण इसकी बाजार में मांग अधिक रहती है। इसकी खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी पपीता के बाग में रोगों के कारण अधिक नुकसान होता है। पपीता के बाग में इस समय एक मुख्य समस्या गलन रोग की आती है। यदि समय रहते इसकी रोकथाम के उपायों को नहीं अपनाया गया तो इससे बाग में काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस रोग को किसान कैसे पहचाने और रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार से। पपीता सामान्यतः देखा जाता है कि सभी लोग इसके खाने के लिए पसंद करते हैं और इसकी खेती भी बहुतायत मात्रा में होती है। तो जहाँ कहीं भी अगर मान लीजिए 15 डिग्री से अगर नीचे तापमान नहीं जाता है, वहाँ पर पपीता खेती के लिए अनुकूल तापमान है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि बारिश के समय गलती कहाँ होती है कि बारिश के समय किसान भाई पपीते के पौधे में मिट्टी चढ़ा देते हैं, और मिट्टी चढ़ाने के साथ जो मिट्टी नई मिट्टी है और उसके तना के साथ जो संपर्क हो जाता है और उसके बाद उसका तना गलन का जो है समस्या बहुत कॉमन है, वो आ जाता है। उसमें जो है हम लोग देखते हैं जाइलम और फ्लोएम दोनों भाग जो है बहुत तेजी से गलने लगता है, सड़ने लगता है। तना गलन रोग में सर्वप्रथम लक्षण भूमि सतह के पास से पौधे के तने पर जलीय दाग या चकत्ते के रूप में प्रकट होते हैं। अनुकूल मौसम में ये जलीय दाग आकार में बढ़कर तने के चारों ओर फैलने लगते हैं। रोगी पौधे के ऊपर की पत्तियां मुरझा जाती हैं तथा उनका रंग पीला पड़ जाता है। तने का रोगी स्थान कमजोर पड़ जाने के कारण पूरा पेड़ आधार से ही टूटकर गिर जाता है। नए पौधे भी इस रोग से ग्रस्त होकर मर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बागीचों में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। रोगी पौधों को शीघ्र ही जड़ समेत उखाड़ कर जला दें। ऐसा करने से रोग के प्रसार में कमी आती है। वैसे पौधे को देखेंगे तो पूरा का पूरा पौधा पीला रंग का नज़र आता है। तो आप उसको क्या करें कि सबसे पहले जब हल्का आपको लगे कि ये पौधा में उस तरह का लक्षण उभर रहा है कि पौधा कमज़ोर हो रहा है या पीला नज़र आ रहा है, वैसे जगह जाएं और उसके बाद उसके तना वाला भाग को आप मिट्टी को नए मिट्टी जो चढ़ाएं उसको हटा करके साफ़ कर दें। और उसके बाद जो एरिया है, अगर आपके पास जो है चाकू की सहायता से पहले आप साफ़ पानी से उसकी धुलाई कर दें, उसमें जल निकास की व्यवस्था हो, और चाकू की सहायता से उस जो खराब या सड़न वाला भाग है उसको काट करके छील करके निकाल दें। जब तक वो जो है 80% 90% तक अगर सड़ जाता है तो वो पौधे को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसको छील करके निकालने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है उसमें 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के वो एरिया को बढ़िया ढंग से पटा देते हैं। पटाने के बाद जो है फिर क्या करते हैं कि आप मिट्टी को ऊपर की ओर जो है ऊपर तक उसमें चढ़ा दीजिए और उसको भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल दीजिए। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो है रूट इनिशिएशन जहाँ से आप मान लीजिए मिट्टी चढ़ाएंगे तो उसमें नए जड़ निकल जाएंगे और उससे पोषक तत्व लेके वो पौधा बच सकता है और पुनः आपका जो है फलन में आ सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो पौधा को बचाना मुश्किल है। पौधा आपका इमीडिएटली गिर जाएगा और उसके बाद जो है आपको काफ़ी क्षति पहुँच सकती है। आधार से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तनों पर बोडो पेस्ट लगा देना चाहिए। साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कम से कम 3 बार जून, जुलाई और अगस्त के माह में करना चाहिए। अगर किसान भाई जो है इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो है अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा और काफ़ी लाभ भी प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बासुपुर, जिला उदयपुर के कृषक रमाकर वर्मा ने। आप पशुओं में गलघोटू रोग से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रमाकर वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
बरसात में मुख्यतः होने वाली बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे साइंटिफिक नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया HS कहते हैं, और इसके उपनाम भी काफ़ी सारे हैं। उसको किसान भाई गलगोटू के नाम से जानते हैं, घर्रा रोग से जानते हैं। इस रोग के मुख्यतः लक्षण सामान्यतः पशु के गले के अंदर गांठ हो जाती है या गले के निचले जबड़े में सूजन आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये बीमारी मुख्यतः गाय भैंसों में होने वाली मुख्य बीमारी है। HS हमेशा बरसात या आर्द्रता और नमी वाले मौसम में फैलती है। मुख्यतः इस बीमारी के अंदर जो श्वास नली है उसमें स्वेलिंग आने से श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है पशु की। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की तेज आवाज होना आदि शामिल है। ये बीमारी एक बार पशु के होने में इसका जो फैलने का समय है वो बहुत ही छोटा है। ये 4 से 8 घंटे के अंदर पशु मर जाता है। जो सही समय पर पता लग जाता है तो जानवर बच जाता है, और नहीं इसमें जानवर बचने के चांसेस न के बराबर होते हैं। ये बीमारी मुख्यतः हमेशा आर्द्रता वाले मौसम में ही होती है। तो इसके बचाव के लिए मई जून के महीने में वैक्सीन करवाई जा सकती है HS की। पशु को बांधकर अच्छी तरह से वैक्सीन लगवाए, जिससे आर्थिक और प्रोडक्टिव हानि से बचा जा सके। इस रोग से बचाव के लिए रोग निरोधक टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका 3 माह के आयु में, दूसरा 9 माह की अवस्था में और उसके बाद हर साल ये टीका लगाया जाता है। ये टीके कई पशु चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क भी लगाए जाते हैं। HS के साथ ही मैं एक छोटी सी बीमारी के बारे में और बताना चाहूँगा, जो भी इस बरसात के मौसम में ही मुख्यतः होती है, जिसका नाम ब्लैक वाटर BQ के नाम से जानते हैं। इसमें फुट्टे के अंदर सूजन आ जाती, स्वेलिंग आ जाती है तथा उसमें काला पानी भर जाता है, जिससे चर की आवाज़ आती है। ये मुख्यतः पशु को लंगड़ा कर देती है तथा पशु का जिस हिस्से में ये जो स्वेलिंग वगैरह पानी आ जाता है वो हिस्सा ही पूरा वहाँ की हड्डी गल जाती है, जिससे पशु मृत्यु के कगार पर चला जाता है। इसके लिए भी वैक्सीन अवश्य करवाएं, और ब्लैक वाटर से भी पशु को इस बरसात के मौसम में बचाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।